बीजापुर में उत्तर पश्चिम इलाके में अन्नापुरम और कांडलापर्ती इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 महिला सहित 6 नक्सलियों को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसको लेकर बीजापुर एसपी कार्यालय में नक्सलियों से बरामद सामान और मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बीजापुर जिले में बीते दिन एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 6 माओवादी मारे गए और मारे गए माओवादियों से जब्त हथियारों को लेकर आज बीजापुर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस वक्त बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं, सर ये कितनी बड़ी सफलता है, कौन कौन माओवादी मारे गए हैं और कितना इनाम था उन पर? देखिए, ये एक अच्छी सफलता मानी जा सकती है क्योंकि अभी जिस हिसाब से बीजापुर में है तो 2-3 इलाके बचे हैं जहाँ सिक्योरिटी वैक्यूम है और जहाँ ऑपरेशन करने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है। तो उसमें नेशनल पार्क एक ऐसा इलाका माना जा रहा है। तो उसमें जैसे डीवीसीएम जो दिलीप वेड़जा है वो उस एरिया का कमांडर है, इंचार्ज है, तो उस एरिया उसका मारा जाना मतलब और उसकी टीम का मारा जाना, तो वो एरिया धीरे से खाली होगा और जो बाकी लोग बचे हैं वो भी सरेंडर की तरफ आएंगे। तो ये एक अच्छी सफलता है हमारे लिए। और इसमें कुल 6 माओवादी मारे गए थे जिसमें 3 एसीएम, 1 डीवीसी और 2 पीएम थे जिन पर 27 लाख का कुल इनाम था। कुल 27। हथियार कौन कौन से मिले हैं? देखिए, इसमें हथियार में 2 AK-47 था, उसके साथ में इंसास, कार्बाइन और 2 303, इसके अलावा एक बीजे लॉन्चर और ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड भी मिला है इसमें। सर बहुत कोशिश भी की जा रही थी पुलिस की तरफ से कि दिलीप वेड़जा सरेंडर कर दे और अन्य माओवादियों को, फिर भी क्या लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? देखिए, इसमें लगातार पिछले कई सालों से दिलीप वेड़जा के लिए कोशिश किया जा रहा था विभिन्न माध्यमों से, चाहे आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी या फिर बाकी लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, पुलिस ने भी प्रयास किया सरेंडर कराने के लिए, लेकिन हो सकता है वो नहीं सरेंडर किया और जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ा। अभी और कौन चुनौती के तौर पर अगर आप देखें तो जिले में बचा है? पापाराव एक बड़ा नाम माना जा रहा है। देखिए, अगर हम साउथ सब जनरल ब्यूरो जिसमें 3 डिवीजन आते हैं, दरभा, वेस्ट बस्तर और साउथ बस्तर, उसमें जो इंचार्ज जो है पापाराव है, वह भी हमारे एक प्राइम टारगेट के रूप में हम मान सकते हैं। इसके अलावा डीवीसीज हैं कुछ, जैसे में राहुल, तेलम, शंकर, ये लोग हैं जो अभी भी जंगलों में घूम रहे हैं। इसके अलावा कुछ बटालियंस के मेंबर हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के तीनों सब डिवीजन में से 2 सब डिवीजन है, जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन, इसमें कुछ लोग हैं जिनकी हम अभी तलाश। सर आज एक ग्रामीण की भी मौत हुई आईडी बम की चपेट में, तो क्या अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां बहुत सारे आईडी बम लगे हैं, उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, नक्सलियों ने क्या किया था कि जैसे खासकर जो करेगुट्टालू वाले एरिया है और बाकी एरियाज हैं, उसमें सुरक्षा बलों के लिए कई सारे उन्होंने आईडीज लगाए थे। तो अभी भी वो आईडीज लगे हुए हैं। और कल एक जो ग्रामीण कस्तूरी पार्ट से ग्रामीण जंगल की तरफ गए थे, जो नॉर्मल काम करने के लिए जंगलों में जाते हैं, उस दौरान आईडी ब्लास्ट हो गया था। उनको इवैक्यूएट करके लाया भी गया था हॉस्पिटल तक, बट इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मेरी सबसे अपील है कि अभी भी कुछ एरियाज में लगे हुए आईडी जो हम लगातार ग्रामीणों को ही बताते रहते हैं, तो उन एरिया में जाने से पहले थोड़ा सा एक बार अभी थोड़ा संकोच करें। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हम और डिमाइनिंग करके उनको निकाल पाएंगे। लगातार हमारी डिमाइनिंग टीम्स को, सीआरपीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम डिमाइनिंग कर रही है जिन जिन क्षेत्रों में जो अभी आईडीज लगे हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने से जल्दी हम आईडी निकाल सकें। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि हमने नेशनल पार्क मध्य एरिया से भी 17 और 18 कुल मिला के 35 से 40 आईडी अभी निकाला था। तो इस प्रकार अलग अलग एरिया में आईडीज लगे हुए हैं। तो मेरी सबसे अपील है, ग्रामीणों से भी अपील है कि थोड़ा सा जब ये जो वेंचर आउट कर रहे हैं अगर जंगलों में, तो थोड़ा सतर्कता से करें और कुछ भी अगर संदिग्ध नजर आ रहा है तो तत्काल पुलिस को बताएं। सर सरेंडर माओवादियों से मदद नहीं मिल रही है क्या, क्योंकि आईडी प्लांट तो उन्हीं के द्वारा करवाया गया? देखिए, सरेंडर माओवादियों से हमें लगातार मदद मिल रही है और इसी में जैसे मैंने बताया था मध्य एरिया में हमने कई सारे आईडी बरामद की, जिसमें 2 कमांड आईडी था और 35 अलग आईडी बरामद किए। तो अलग अलग आईडीज बरामद होते रहते हैं। बट कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत सारे आईडी लगाए गए थे, जैसे करेगुट्टालू में आपको पिछले साल ध्यान होगा जब हमारा ऑपरेशन चल रहा था तो उसमें 600 से ऊपर के आईडी हमें बरामद हुए थे। तो कई और आईडीज उसमें लगे हुए हैं, तो उनको निकालते निकालते थोड़ा समय लग रहा है और हमारी टीमें लगातार आईडी निकाल रही हैं। और आप विभिन्न माध्यम से जानकारी भी आपको मिल रही होगी कि हम लगातार डिफ्यूज कर रहे हैं आईडीज को, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ को करने में। तो उसमें हमारे ग्रामीणों से यही अपील है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले भी दिनों में कुरचोली में भी एक आईडी ब्लास्ट हुआ, तो वो भी पुराना आईडी था जो बांस काटने के चलते हो गया था। बट होपफुली अभी अच्छा है, स्वस्थ है, उसकी इसका इलाज चल रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग इलाके में आईडीज लगे हुए हैं। तो मेरी ग्रामीणों से यही अपील है कि थोड़ा सा वेंचर आउट करने से पहले थोड़ा सा भी सतर्कता बरतें। बहुत शुक्रिया सर। तो ये बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव, जिन्होंने एक अपील ये भी किया है कि अभी माओवादी जरूर सरेंडर कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में माओवादियों ने आईडी बम प्लांट कर रखा है, तो उस इलाकों में जाने से पहले एहतियात बरतें। और ये जो हथियार और वहाँ से सामान बरामद किए गए हैं, 27 लाख के कुल इनामी माओवादी हैं 6, जिनको मारने के बाद ये 2 AK-47, ये इंसास और एक 9mm का कार्बाइन, 2 303 और एक BGL लॉन्चर, ये हथियार हैं। एक जिंदा ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड, जिसे वहाँ से बरामद किया गया है। वॉकी टॉकी है माओवादियों की, और इसमें एक वॉकी टॉकी जो है
ये पुलिस के द्वारा, पुलिस से ही लूटी गई वॉकी टॉकी है जो यहाँ पे बरामद की गई है। साथ ही साथ वहाँ से बहुत सारा कैश भी बरामद किया गया है। अमूमन हर एरिया कमेटी या जो उनके जो अलग अलग दलम होते हैं माओवादियों को, उनके खर्च के लिए संगठन के द्वारा पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये वही पैसा है जो दिलीप बेड़जा के पास संभवतः रहा होगा। और मुठभेड़ के दौरान इन एक नोट का जो बंडल है, इस पर भी गोली के निशान है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, माओवादियों के बहुत सारे साहित्य यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही साथ कैलकुलेटर, बीजीएल के सेल, माओवादियों का ये वो हथियार है जिसे माओवादियों ने खुद तैयार तो किया, लेकिन ये किसी तकनीकी वजह से सक्सेसफुल ही नहीं रहा। और ये सबसे राहत की बात जवानों के लिए रही, क्योंकि माओवादियों ने बीजीएल सेल का निर्माण इतनी बड़ी संख्या में किया था। अगर ये सफल हो जाता तो ये जवानों के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बनती। बड़ी खबर आ रही है, मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जी हां, विजय शाह पर केस चलाने का आदेश दिया गया है और केस चलाने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को नामंजूर कर दिया है और अब माफी देने में बहुत देर हो चुकी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बता दें कि कर्नल सोफिया पर विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी तरफ से यह टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद हमने देखा था काफी चर्चा में वो रहे थे और विरोध भी उनके बयान का काफी ज्यादा देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगा है। तो इससे पहले भी देखिए उन्हें फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से और विजय शाह पर अब केस चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। तो बताते चले कि केस चलाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को नामंजूर कर दिया है। और यहां पर वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।